हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पुनीत पांडे, योर फैकल्टी ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी 2020 के इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, विद रेफरेंस टू इंडियन एलिफेंट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। Option number one, the leader of an elephant. Statement number one is the leader of an elephant group is female. हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है। ठीक है। द मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 मंथ्स। तो जो हाथियों का जो अधिकतम गर्भावधि है वो 22 माह तक हो सकती है। लगभग ये हो गया 2 साल। तो जेस्टेशन पीरियड है गर्भकाल, हाथियों का गर्भकाल जो है 2 साल तक लंबा हो सकता है। एन एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन कॉल्विंग टिल द एज ऑफ 40 ईयर्स ओनली। तो सामान्यतः हाथी में 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है। एंड स्टेटमेंट नंबर 4 says that among the state in India the highest elephant population is in केरला। तो ये 4 स्टेटमेंट है, देखते हैं 4 में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। तो देखिए ऐसा है कि जो हाथी होते हैं, हाथियों का जो ग्रुप होता है उसके जो लीडर होती है वो सदैव एक फीमेल होती है। ठीक है। हाथी जो है शेरों के विपरीत हाथियों में झुंड का नेतृत्व जो है वो फीमेल करती हैं, जबकि सिंह में ये झुंड का नेतृत्व सामान्यतः नर करते हैं। द मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड कैन बी ऑफ 22 मंथ। हाँ, तो ये बिल्कुल सही बात है। हाथियों का गर्भकाल लगभग 2 वर्ष का या 22 महीने तक का होता है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा था एन एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन कॉल्विंग टिल द एज ऑफ 40 ईयर्स ओनली। ये सही नहीं है, ये लगभग 50 वर्ष की आयु से तक जो है ये बच्चे पैदा करने में सक्षम होते। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। और चौथा स्टेटमेंट अलग अलग एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, अमंग द स्टेट इन इंडिया द हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इज केरला। ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। केरला में नहीं, कर्नाटका में सर्वाधिक मात्रा में हाथी पाए जाते हैं। तो इस तरह से स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट एंड 3 एंड 4 आर रॉन्ग। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1 एंड 2 ओनली। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया और इसका सही जवाब है 1 और 2 ओनली। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियन बायोडाइवर्सिटी, सिलोन फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्मिथ बार्बेट, ग्रे चिन मिनविट एंड व्हाइट थ्रॉट रेड स्टार्ट आर। ये 4 नाम दिए हैं और ये चारों क्या है, ये क्वेश्चन पूछा है। ये चारों जीव जो है वो क्या है, ये बर्ड्स हैं यानी पक्षी हैं, प्राइमेट्स हैं, रेप्टाइल यानी कि सरीसृप हैं, या एम्फीबिया यानी कि उभयचर हैं। तो ये जो 4 जो जीव हैं देखते हैं वो क्या है। तो ये देखने में समझ में आ गया क्या है। दैट इज द कॉपर स्मिथ बार्बेट, दैट इज व्हाइट थ्रॉट रेड स्टार्ट, दिस इज द ग्रे चिन मिनवेट एंड दैट इज सिलोन फ्रॉगमाउथ। इसका जो चेहरा है मेढक जैसा होता है, दैट इज नोन एज सिलोन फ्रॉगमाउथ। सिलोन श्रीलंका को भी कहते हैं। ठीक है। तो अब इमेज देखने के बाद हमें बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि ये चारों क्या है, दीज 4 आर पक्षी, यानी कि ये चारों क्या है, ये बर्ड्स हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following protected area is well known for the conservation of subspecies of Indian swamp deer, also known as Barasingha, that thrives well on hard ground and is exclusively graminevorous? तो ये 4 नेशनल पार्क आपके सामने, 2 नेशनल पार्क और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। पहले का नाम है कान्हा नेशनल पार्क, दूसरा है मानस नेशनल पार्क, तीसरा मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दूसरा ताल चप्पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो इन चारों जो ये रिजर्व्ड एरिया है, इसमें से सवाल पूछ रहा है कि इनमें से, इन चारों में से कहां पर इंडियन स्वाम्प डियर या बारासिंघा, और इसकी सींग देखिए कितनी खूबसूरत होती है, इट इज नोन एज बारासिंघा या इंडियन स्वाम्प डियर, इनमें से कहां पाया जाता है। इसका सही जवाब बड़ा फेमस है, दैट इज कान्हा नेशनल पार्क या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहां पर है, ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है। तो मध्य प्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क में इंडियन स्वाम्प डियर या बारासिंघा पाया जाता है। और ये बेसिकली कैसा जीव है, ये ग्रैमिनीवोरस है, यानी कि ये केवल घास खाता है। घास खाने वाले जीवों को ग्रैमिनीवोरस कहते हैं। और नॉर्मली जो है स्वैम्प डियर्स जो हैं वो स्वैम्प में शब्द क्या है, दैट इज स्वैम्प यानी कि दलदल। तो ये जो स्वैम्प डियर है ये मुख्यतः दलदलों में पाया जाता है, जबकि यहाँ पर कान्हा नेशनल पार्क में ये जो बारासिंघा है ये बेसिकली हार्ड ग्राउंड में पाया जाता है। ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा
कान्हा नेशनल पार्क या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, वहां पर ये बारहसिंगा मिलता है। दूसरा भी एक हिरन से संबंधित है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट लाइकली प्लेसेस टू फाइंड मस्क डियर, ठीक है। तो मस्क डियर या हिंदी में कहते हैं कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग। और कस्तूरी मृग का प्राकृतिक आवास निम्नलिखित में से क्या है, तो देखते हैं कौन कौन सी जगह है। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरा है गंगोत्री नेशनल पार्क, तीसरा है किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चौथा है मानस नेशनल पार्क। तो ये रहा मस्क डियर। और मस्क डियर की खास बात क्या होती है, इसके शरीर में स्पेशल तरह की ग्लैंड्स होती हैं और उन ग्लैंड्स को हम कहते हैं मस्क ग्लैंड्स, या इंग्लिश में ये कहते हैं मस्क ग्लैंड, या हिंदी में कहते हैं कस्तूरी जो ग्रंथियां हैं। इसमें से स्पेशल तरह का रेजिन या ऐसा पदार्थ निकलता है जो कि इसमें से बहुत ही ज्यादा तीखी महक आती है, खुशबू आती है। और इसका यूज जो है, इस कस्तूरी का यूज जो है परफ्यूम इंडस्ट्री में किया जाता है। तो परफ्यूम वगैरह बनाने में कस्तूरी का प्रयोग किया जाता है। कहा जाता है कि जब अकबर पैदा हुए थे तो हुमायूं के पास, चूंकि हुमायूं उस वक्त भाग रहे थे, वो देश निकाला हो गया था, या कह सकते हैं उनका राज्य छीन लिया गया था, तो उनके पास कुछ बांटने को नहीं था। तो अकबर के जन्म पर हुमायूं ने जितने भी उनके साथ के सहयोगी थे सबको थोड़ी थोड़ी एक एक चुटकी कस्तूरी दी थी। और इस कहानी से एक ये भी बात समझ में आ रही कि कस्तूरी चाहे अकबर का समय हो चाहे इस वक्त का समय हो, कस्तूरी बहुत ही प्राइज्ड एलिमेंट्स है, सोने के जैसा कीमती है। बहुत कम मात्रा में मिलता है, केवल कहाँ पाया जाता है, केवल कस्तूरी मृग में ये कस्तूरी पाया जाता है। और इसमें खुशबू बहुत ज्यादा होती है, इसका प्रयोग परफ्यूम बनाने में किया जाता है, ठीक है। और कस्तूरी एक कस्तूरी मृग में मिलता है। अगर इस इमेज में देखें तो आपको ठीक से नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन कस्तूरी मृग को अगर हम सामने से बगल से देखें तो इसके जो आगे के दो दांत हैं वो बाहर निकले रहते हैं, ठीक है। तो ये भी इसकी पहचान का तरीका है। और ये जो आपके सामने जो कस्तूरी मृग बना हुआ है, एक और खास बात है, इसको का जो निचला हिस्सा होता है, जो पेट का हिस्सा होता है, दैट इज व्हाइट इन कलर, ठीक है। तो ये व्हाइट कलर का नीचे का हिस्सा होता है। ऊपर का मृग जो है नॉर्मली काले या भूरे रंग का होता है, जबकि नीचे का जो हिस्सा होता है इसका कैसा होता है, दैट इज व्हाइट इन कलर, ठीक है। और ये जो कस्तूरी मृग है ये बेसिकली दो जगहों पे पाया जाता है। वन इज नोन एज अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में है। दूसरा गंगोत्री नेशनल पार्क, और ये भी कहाँ है, उत्तराखंड में, ठीक है। अस्कोट बेसिकली पिथौरागढ़ से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पड़ता है, और गंगोत्री नेशनल पार्क ये भी बेसिकली उत्तराखंड में। और इन्हीं दोनों यानी कि उत्तराखंड में जो है आपका कस्तूरी मृग ये मिलता है, ठीक है। बाकी दोनों किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मानस नेशनल पार्क में ये आपका जो मस्क डियर है या कस्तूरी मृग है ये यहाँ पर पाया नहीं जाता है, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएंगे दैट इज अस्कोट एंड गंगोत्री। द राइट आंसर बिकम्स ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोल ऐश कंटेन आर्सेनिक, लेड एंड मरकरी। तो कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारा पाया जाता है। कोल फायर प्लांट, स्टेटमेंट नंबर 2, कोल फायर प्लांट रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड। और ये वाला जो स्टेटमेंट है कई बार यूपीएससी में पूछा गया है, कोयले को जलाने से कौन सी गैस निकलती है। तो कोल फायर प्लांट्स रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू एनवायरनमेंट। ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 3 इज सेइंग दैट हाई एश कंटेंट इज ऑब्जर्व्ड इन इंडियन कोल, ठीक है। तो भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है। इसमें से कौन सा कथन सही है, तो जवाब है तीनों के तीनों कथन ही सही है। कहने का मतलब जो हमारा जो कोयला होता है, कोयले में आर्सेनिक, लेड और पारा तीनों तरह के जो हैवी मेटल्स हैं ये इसमें पाए जाते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा, जब कभी भी कोयला बर्न होता है, और ये हम आपसे बता रहे कि ये कई बार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम्स में, और यूपीएससी खासकर 2 से 3 बार पूछ चुका है कि कोयले को जलाने से कौन सी गैस निकलती है। और याद कर लीजिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड NOx। रीजन क्या है, कोयले के बारे में, इन गैसेस के बारे में क्यों पूछा जा रहा है कि कोयले को जलाने से जहरीली गैसेस निकलती हैं, साथ ही साथ एक और जहरीली गैस निकलती है जिसका नाम है दैट इज नोन एज कार्बन डाइऑक्साइड, और जिसकी वजह से ये कहते हैं ग्रीन हाउस गैस, और इसकी वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो यूपीएससी हमेशा जो है, अब याद रखिएगा आने वाले एग्जाम में यूपीएससी जब भी कभी बात करने की कोशिश करेगा तो वो हमेशा उसके लिए जो एरिया ऑफ कंसर्न है दैट इज कोल, कोयले को ध्यान में रखिएगा। कोयले के बारे में यूपीएससी जरूर पूछेगा, कोयला कहाँ से मिलता है, किस प्रकार का होता है, इसकी कौन कौन सी किस्में होती हैं, इसके बर्निंग से कौन कौन सी गैसेस निकलती हैं, इसकी इन्वायरमेंटल कॉस्ट क्या है, ये सारी चीजें यूपीएससी इसके इर्द गिर्द आपको बार बार हर साल पूछता रहेगा, ठीक है। कि
अभी जो है ये वर्तमान में यही हॉट टॉपिक है। इसका सही जवाब हो जाएगा फिर से वही कि 1, 2 और 3। तो तीनों चीजें पाई जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। तो भारतीय कोयले, जो कोयला जलाते हैं उसमें से ये दोनों चीजें मिलती। तीसरा, भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो हाई एश कंटेंट इज ऑब्जर्व्ड इन इंडियन कोल। तो ऐसा है कि भारत में जो कोयला है वो बिटुमिनस प्रकार का होता है। कोयले की कई सारी प्रजाति क्वालिटीज के कोयले होते हैं, जैसे एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो ये बेसिकली सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला जो होता है वो एंथ्रासाइट होता है, भारत में कम मात्रा में मिलता है। और जो बिटुमिनस प्रकार का, जो थोड़ी सी लो ग्रेड की क्वालिटी का कोयला है, ये भारत में अधिक मात्रा में मिलता है। और लो ग्रेड कोयले की यानी कि बिटुमिनस की समस्या ये है कि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम है। दैट इज, कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है बिटुमिनस की कम होती है, मतलब इसको जलाने पर गर्मी कम पैदा होती है, ऊर्जा कम मात्रा में मिलती है और राख जो है वो ज्यादा मात्रा में मिलती है। ठीक है, कोयले की क्वालिटी जितनी खराब होगी उसकी कैलोरीफिक वैल्यू उतनी कम होगी और उसमें ऐश कंटेंट उतना ही ज्यादा होता जाएगा। तो जाहिर सी बात है तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। द राइट आंसर बिकम्स 1, 2 एंड 3, तीनों के तीनों सही। ठीक है, नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ बायोचार इन फार्मिंग? नई तरह की चीज पूछी गई है, बायोचार क्या है? तो बायोचार क्या है, चलो देखते हैं। 3 स्टेटमेंट दिए हैं। बायोचार कैन बी यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इन वर्टिकल फार्मिंग। तो वर्टिकल फार्मिंग जो होती है उसमें जो है बायोचार का प्रयोग किया जाता है। और इसको याद रखिएगा, आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको दिखाऊंगा कि वर्टिकल फार्मिंग क्या होती है। When biochar is part of the growing medium, it promotes growth of nitrogen fixing microorganism। जब बायोचार वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह, देखिए हिंदी में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आएगी। ये बहुत ही ज्यादा क्लिष्ट हिंदी का प्रयोग यूपीएससी करता है। इसको साधारण भाषा में अगर समझाया जाए कि अगर बायोचार का प्रयोग आप ऐसे माध्यम के रूप में करें जैसे मिट्टी की जगह पे बायोचार का प्रयोग कर लें, तो ये क्या करता है, इस बायोचार में नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले या नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने वाले सूक्ष्म जीवी, बैक्टीरिया जैसे जीव है, उनकी वृद्धि ज्यादा होगी। ये साधारण भाषा में। और इसको यूपीएससी की भाषा में अगर हम कहें तो एकदम क्लिष्ट भाषा में जो इसका अनुवाद किया गया है, दैट सेज दैट बायोचार को वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह नाइट्रोजन यौगिक कारक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। थोड़ा सा क्लिष्ट पड़ जाता है, दैट इज क्वाइट टफ। Third statement says that when biochar is part of growing medium, it enables the growing medium to retain water। जाहिर सी बात है, अगर बायोचार का प्रयोग करेंगे तो जो जिस मीडियम में, जैसे सॉइल की जगह पर अगर इसका प्रयोग करें या मिट्टी में इसको मिला दे रहे हैं, तो मिट्टी की जल को धारण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। लंबे समय तक उसमें से पानी की कमी नहीं होने पाएगी और ये पौधों के लिए अच्छी बात है। तो चलो देख लेते, पहले तो ये समझते बायोचार होता क्या, दिखता कैसे। तो ये है बायोचार। दिखने में कैसा है, कोयले जैसा है। और इसको बनाते कैसे हैं, इसको बनाने का तरीका है, एक लोहे का चैम्बर लेते हैं, ठीक है, और इसमें से कौन सी गैस निकाल देते हैं, हवा है, हवा के अंदर से इसमें से कौन सी गैस निकाल दी, ऑक्सीजन। तो चैम्बर के अंदर किस गैस की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई। अब एक लोहे की आप रख दीजिए यहाँ पर, ये बनाने का एक साधारण तरीका आपको बताया जा रहा है। ये लोहे की आपने एक गाड़ी रख दी और गाड़ी पर रख दी लकड़ियाँ, ठीक है, वुड है, ये लकड़ी रख दी और इस पूरे के पूरे चैम्बर को अब बाहर से आप गर्म कर दीजिए। गर्म करना शुरू कर दिया, आग लगा दी, गर्म करने लगी, तो अंदर का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ने लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम है, अंदर ऑक्सीजन की क्या है, कमी। ऑक्सीजन की कमी की वजह से लकड़ी गर्म तो होगी लेकिन ये बर्न यानी कि जलेगी नहीं। ठीक है, इसमें आग नहीं लगेगी क्योंकि आग लगने के लिए हमें सभी को पता है कि ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। एक फायर फायर ट्रायंगल होता है, अग्नि त्रिकोण कहते हैं। आग जलाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, पहली चीज की जरूरत होती है फ्यूल, क्या यहाँ पे फ्यूल है, हाँ लकड़ी है। दूसरी चीज की जरूरत होती है ऑक्सीजन, क्या यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो जवाब है ऑक्सीजन नहीं है। और तीसरी चीज की जरूरत होती है जिसको कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। तो इग्निशन टेम्परेचर, हर एक चीज का इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होता है। यहाँ पर तापमान है तो जवाब है हाँ तापमान या टेम्परेचर तो है, लेकिन जब तक तीनों चीजें नहीं मिलेगी तब तक फायर या आग नहीं लगेगी। तो जाहिर सी बात है जो चैम्बर है इसमें आग तो लगने से रही, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, फायर ट्रायंगल आपका नहीं बनकर तैयार हुआ। ठीक है, तो जब ये लकड़ी धीरे धीरे कह सकते हैं सुलगेगी, या जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है धीरे धीरे सुलगेगा और लगभग लगभग 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब इसका टेम्परेचर पड़ जाता है तो ये कोयले में कन्वर्ट हो जाएगा और ये क्या बना देगा, ये बना देगा बायोचार। देख लेते, बायोचार इज डिफाइंड एज अ कार्बन रिच मटेरियल, कार्बन की मात्रा ज्यादा है, प्रोड्यूस ड्यूरिंग पायरोलिसिस। जो ये भी हमने आपको बताया कि ऑक्सीजन की कमी में
या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अगर किसी भी पदार्थ को आप गर्म कर देते हैं तो उसका हो जाता है ताप अपघटन। ठीक है, ताप अपघटन हो जाता है, या इसको साधारण भाषा में हम कहते हैं पायरोलिसिस। और पायरोलिसिस प्रोसेस दैट इज अ थर्मोकेमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ बायोमास। तो बायोमास का थर्मोकेमिकल या ताप रासायनिक विघटन हो जाएगा, यानी कि वो कहने का साधारण भाषा में कहें तो वो सारा की सारी लकड़ी कोयले में कन्वर्ट हो जाएगी विद द टेम्परेचर अबाउट इक्वल टू और लेस देन, यानी 700 डिग्री के आसपास तापमान हो जाएगा। और सबसे बड़ा कीवर्ड है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए, ऑक्सीजन अगर हो गई तो सारी की सारी लकड़ी जल जाएगी और ये बायोचार नहीं मिलेगा। अब इसको जरा ध्यान से देखो, तो बायोचार या कोयला, अगर आपने नॉर्मली आपने कोयला देखा होगा तो कोयले में बहुत सारे छेद होते हैं, बहुत ज्यादा पोरस होता है। और कोयले में जो नॉर्मली क्या करते हैं, जो लोग कोयला बेचते हैं उनकी एक टेंडेंसी होती है कि कोयले में जब सर्दियों का टाइम आता है तो पानी छिड़क देते हैं। ये नॉर्मली पानी छिड़क देते हैं, इससे क्या होता है, कोयले का, याद रखना, कोयले में कोयला बेचने वाले लोग जो है कालाबाजारी करने के लिए या अधिक प्रॉफिट कमाने के लिए कोयले पर किसका छिड़काव कर देते हैं, हल्के से पानी का, ताकि आपको हाथ में पकड़ने में पता भी ना चले और कोयले में पानी आ गया। तो कोयले में पानी अगर डाल देंगे तो कोयले का क्या वजन बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है। और जाहिर सी बात है कोयला वजन के हिसाब से बेचा जाता है, तो जाहिर सी बात है उनको फायदा ज्यादा होता है। खैर, इससे फायदेमंद चीज है कोयले, ये बात समझ में आती है कोयले के अंदर पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है और लंबे समय तक वो पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रख सकता है। इसमें छिद्र होते हैं जिसमें वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। इसमें हवा को एब्जॉर्ब करने वाले भी छिद्र होते हैं और साथ ही साथ ऐसे मटेरियल, ऐसे केमिकल हैं जिसमें नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए आइडियल कंडीशंस हैं, ठीक है। तो इसका मतलब बायोचार, अब देखते हैं क्या होगा। तो ऑप्शन जो हमारे थे, बायोचार कैन बी यूज्ड फॉर द biochar can be used for the production use as a part of growing medium इन वर्टिकल फार्मिंग। तो वर्टिकल फार्मिंग, इसको हम लोग बाद में लास्ट की स्लाइड में देखेंगे वर्टिकल फार्मिंग दिखती कैसी है, फिर याद रखिएगा इसे। वर्टिकल फार्मिंग में ग्रोइंग मीडियम की तरह यूज किया जा सकता है, बिल्कुल सॉइल की जगह इसका यूज कर सकते हैं। व्हेन बायोचार इज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जवाब है हाँ, ये भी सही है, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। और तीसरा है when biochar is a part of growing medium it enables the growing medium to retain water for longer time। तो कोयले वाला जो स्टेटमेंट था उससे आपको याद हो जाएगा कि कोयला पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और जाहिर सी बात बायोचार में भी वही गुण, कोयले जैसे गुण पाए जाते हैं, ठीक है। हालांकि ये कोयला नहीं होता है, कोयले से मिलती जुलती चीज। 1, 2 और 3 तीनों के तीनों इसमें सही होंगे, ठीक है। तो राइट आंसर इज बिकम्स 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। इफ अ पर्टिकुलर plant species is placed under section schedule under schedule 6 of the वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, खासकर मेन से पहले और प्री से पहले एक हल्का सा रिवीजन इसका जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो इफ ए पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज इज प्लेस्ड अंडर शेड्यूल 6 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 व्हाट इज द इम्प्लीकेशन। तो यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 में रखा जाए तो इसका क्या तात्पर्य है। तो चलिए देखते हैं क्या तात्पर्य हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1, अ लाइसेंस इज रिक्वायर्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ दैट प्लांट। उस पौधे को उगाने के लिए एक लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। पहली बार सुनने में आ रहा है कि पौधा उगाने के लिए लाइसेंस चाहिए। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 या बी, सच प्लांट कैन नॉट बी कल्टिवेटेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। ऐसा पौधा किसी भी परिस्थिति में की खेती नहीं की जा सकती। ऑप्शन सी सेज दैट इट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, जीएमओ, जेनेटिक जैसे बीटी कॉटन, यह एक आनुवांशिकता रूपांतरित फसली पौधा है। और ऑप्शन डी सेज सच अ प्लांट इज इन्वेजिव एंड हार्मफुल टू द इकोसिस्टम। ऐसा पौधा इन्वेज, आक्रामक, देखिए क्या आक्रामक नहीं होगा। तो ये जो पौधा होता है इन्वेजिव स्पीशीज उसे कहते हैं, जो कि ऐसी फसलें, जैसे हमारा देश है और हमारे देश में नॉर्मली एक इन्वेजिव स्पीशीज का आपको नाम बताया पुराने जमाने में, अब तो है भी नहीं, इकार्निया या जलकुंभी, शायद नाम सुना हो या देखा भी हो, जलकुंभी। अब तो ये देश में रच बस गया है, ठीक है। जलकुंभी को कभी बाहर से इंपोर्ट करके लाया गया था, कलकत्ता में जो लाट साहब होते थे, वायसराय होते थे, उनके बंगले में लगाया गया था, क्योंकि पौंड में उगता था। इसके फूल क्या थे, बड़े खूबसूरत से फूल होते थे। धीरे धीरे ये क्या, जलकुंभी सारी की सारी वाटर बॉडीज में, पूरे देश की वाटर बॉडीज में फैल गया और आज स्थिति ये कि लगभग पूरे के पूरे भारत में जलकुंभी पाया जाता है। तो ऐसी स्पीशीज जो कि विदेश से आई है और क्या है कि देश के अंदर जो हमारे
देश का जो इकोसिस्टम है उसमें ये पहुंच जाती है और जो यहाँ की लोकल स्पीशीज है उनको ये हटा देती है, रिप्लेस कर देती है। ऐसी स्पीशीज को इन्वेजिव स्पीशीज कहते हैं और दीज आर वेरी हार्मफुल फॉर इकोसिस्टम, ठीक है। और इन्वेजिव स्पीशीज पे यूपीएससी ने 2021 में भी सवाल पूछा है, ठीक है। तो इस पे ऐसी जातियों को हम कहते हैं दीज आर नोन एज इन्वेजिव स्पीशीज। तो देखते हैं इनमें से तीनों में क्या ऑप्शन सही होगा कि ये इसको इस तरह के पौधों को शेड्यूल 6 में रखा गया पौधा है, इसको उगाने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के लाइसेंस की जरूरत पड़ती है या इसको कभी भी नहीं उगाया जा सकता किसी भी परिस्थिति में, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट है या इन्वेजिव स्पीशीज है। तो चलो पहले देखते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ही देख लेते हैं। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के कई सारे चैप्टर्स हैं, उसमें से एक चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर 3A, और चैप्टर 3A में अगर आप देखेंगे तो आपको लिखा मिलेगा ये चैप्टर जो है प्रोटेक्शन ऑफ स्पेसिफाइड प्लांट्स, विशेष प्रकार के पौधों के प्रोटेक्शन से संबंधित के चैप्टर है। कई सारे इसमें सेक्शन है, सेक्शन 17A, B, C, D, F और G, ठीक है। और इसमें एक सेक्शन है जिसका नाम है सेक्शन 17C। सेक्शन 17C में अगर आप जाएंगे तो कल्टीवेशन ऑफ स्पेसिफाइड प्लांट्स विदाउट लाइसेंस प्रोहिबिटेड। तो कुछ विशेष प्रकार के पौधे ऐसे हैं जिनको बिना लाइसेंस के आप उगा नहीं सकते, यानी लाइसेंस वाली बात वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के चैप्टर नंबर 3 में लिखी है। और ये कौन से पौधे हैं जिनको हम उगा नहीं सकते, तो उनके बारे में लिखा है, एक शेड्यूल दिया, एक लिस्ट है, और वो लिस्ट है कहाँ कौन से शेड्यूल में, दैट इज शेड्यूल 6। और शेड्यूल 6 में ये 6 पौधों के नाम है जिनको बिना लाइसेंस के आप नहीं उगा सकते हैं। बेडोमास साइकेट साइकस होता है, ब्लू वांडा, पुथ, लेडी स्लीपर ऑर्किड, पिचर प्लांट और रेड वांडा। ये जो हैं आपके जो 6 पौधे हैं, इनको उगाने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती। और ये 6 पौधे दिखने में कुछ ऐसे हैं। तो देखिए, ये है ऑर्किड जिसका नाम है ब्लू वांडा, खूबसूरत सा होता है। बेडोमास साइकस, आप लोगों के घर में साइकस लगे होते हैं, उसी से मिलता जुलता साइकस, इसको उगाने के लिए भी लाइसेंस की जरूरत होती है, ठीक है, ऐसे नहीं उगा सकते। एक नेक्स्ट है रेड वांडा, ये भी एक तरह का ऑर्किड है, खूबसूरत सा फूल होता है। फिर आपका पुथ, ये भी एक फ्लावरिंग पौधा है। और लेडीज स्लीपर ऑर्किड, ये एक पौधा है, ये भी ऑर्किड की एक प्रजाति। तो नॉर्मली जो है 6 में से लगभग 4 प्रजातियां, 3 प्रजातियां ऑर्किड की हैं। और ये बड़ा ही फेमस सा है जिसका नाम है पिचर प्लांट, घटपर्णी या निपेंथिस खासियाना। मेघालय की कई सारी पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया, उसमें से जो खासी पहाड़ियां हैं वहां पर उगता है। और इस पौधे का नाम है निपेंथिस खासियाना, बड़ा ही फेमस है और कई सारे बच्चे जानते होंगे कि ये क्या करता है पिचर प्लांट। ये इंसेक्ट्स को अपने अंदर, ये मीठा रस छोड़ता है इसके अंदर का घड़ा, और इंसेक्ट जो है इसके रस से आकर्षित होकर अंदर चले जाते हैं। और जैसे ही अंदर जाते हैं तो ऊपर का ढक्कन जो है ये गिर जाता है और इस लिड एरिया को क्लोज कर देता है। बाद में ये जो पौधा है ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करके उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेता है। सवाल ये भी पूछा था निपेंथिस खासियाना किस भूमि पे उगता है, तो ऐसी भूमि पे उगता जो कि दलदली हो और वहां पर उसकी जमीन में किसकी कमी हो, नाइट्रोजन की कमी हो। तो ये पौधे कीड़ों के मांस से नाइट्रोजन प्राप्त करने वाला पौधा है। क्या नाम है इसका, इसका नाम है घटपर्णी, या इंग्लिश में कहते हैं इसको पिचर प्लांट या निपेंथिस खासियाना। इंपॉर्टेंट है पौधा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये 6 पौधे ऐसे हैं जो जो जिनके बारे में जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 6 में डिटेल से लिखा हुआ है और इनको उगाने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। तो अब बताने के लिए ज्यादा कुछ शेष बचा नहीं है, हमें अच्छी तरह से समझ में आ गया कि चैप्टर 3 शेड्यूल 6, हालांकि शेड्यूल 6 चैप्टर 3 के अंदर नहीं, सबसे लास्ट में लिखा गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की अनुसूची नंबर 6 में ऐसे पौधे हैं जिनको कल्टीवेट करने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल, तो याद रखिएगा 2 नाम आते हैं, एक आता है नाम बायोफ्यूल और दूसरा नाम आता है बायोडीजल, ठीक है। बायोफ्यूल अलग चीज है और बायोडीजल अलग चीज है, बायोडीजल। तो अकॉर्डिंग टू इंडियाज नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल। तो भारत की जैव ईंधन राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन में निम्नलिखित में से किनका उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जा सकता है। तो किसका यूज आप रॉ मटेरियल के तौर पे या कच्चे माल के तौर पे कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसमें कई सारे ऑप्शन है। कसावा, तो नया नाम सुनाई पड़ा, कसावा। डैमेज्ड व्हीट ग्रेन, क्षतिग्रस्त गेहूं के बीज। ग्राउंडनट यानी मूंगफली, सभी लोग जानते हैं। व्हीट ग्रेन्स के बारे में भी सब लोग, गेहूं का बीज तो देखा ही है सबने।
नष्ट है मतलब कि टूटा फूटा है, इससे आप शराब बना सकते हैं या इससे बायोफ्यूल बना सकते हैं। ठीक है, ग्राउंड नट सीड, मूंगफली का बीज, हॉर्स ग्राम, कुल्थी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में नाम है इसको, गांव के बच्चे शायद जानते हो, देखा उन्होंने, कुल्थी, हॉर्स ग्राम कहते हैं। रॉटन पोटैटो या सड़ा हुआ आलू, और शुगर बीट या चुकंदर। ठीक है, शुगर बीट या बीट रूट कह सकते हैं इसको, चुकंदर। ठीक है, ये सारे के सारे नाम है और इनमें से कई सारे नामों से हम अच्छी तरह से परिचित हैं। दो नाम है जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, इनके बारे में कई सारे बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा, एक कसावा है और दूसरा हॉर्स ग्राम, या जिसको हम लोग कुल्थी कहते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या है बायोडीजल और बायोफ्यूल क्या होता है और इनसे क्या क्या चीजें बना सकते हैं। तो ये देखिए पहला वाला जो इमेज दिखाई पड़ रही है, ये है आपका कसावा। और कसावा अंदर से व्हाइट कलर का है और जिससे आटा होता है, और आटे जैसी दिखने वाली आलू जैसी चीज किससे बनी है, स्टार्च से। तो कसावा किससे बना है, स्टार्च से। और ये है आपकी कुल्थी, ठीक है, हॉर्स ग्राम, कुल्थी। और ये जो है इसमें किसकी मात्रा ज्यादा होती है, इसमें स्टार्च नहीं ज्यादा होता, इसमें किसकी मात्रा ज्यादा होती है, प्रोटीन। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अब इंपॉर्टेंट चीज आ रही है कि बायोडीजल और बायोफ्यूल। सवाल बायोफ्यूल के बारे में बात कर रहा है, सवाल में क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, बायोफ्यूल, और बायोडीजल के बारे में नहीं पूछ रहा। तो पहली जवाब है कि बायोफ्यूल उनसे प्राप्त होता है जिनमें, उन चीजों से प्राप्त होता है जिसमें स्टार्च की मात्रा ज्यादा हो। ठीक है, क्या की चीज मात्रा ज्यादा हो, स्टार्च की। जबकि बायोडीजल जब बेसिकली किससे बनता है, बायोडीजल बनेगा ऑयल यानी कि वेजिटेबल ऑयल, जैसे कि पाम ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, या मूंगफली का तेल हो गया, एनिमल का फैट हो गया, इन सब से बायोडीजल का निर्माण होता है। बाकी बची हुई चीज जिनमें स्टार्च, और स्टार्च दिखाई पड़ रहा है आपको, ये देखिए व्हाइट कलर का स्टार्च दिखाई पड़ रहा है, आलू में भी ऐसा होता है, गेहूं में भी, अंदर आटे में ऐसा होता है। ठीक है, तो ये सब स्टार्च वाले, स्टार वाली चीजों से आपको बायोफ्यूल मिल जाएगा, और भी चीजों से मिलता है, लेकिन याद करने के लिए स्टार्च जिसमें होगा उसमें बेसिकली बायोफ्यूल आपको मिलेगा। और जिन पौधों में तेल निकलता है, जैसे कि पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल, या मूंगफली का तेल, अलसी का तेल, इनसे आप क्या बना लेंगे, बायोडीजल। ये नीचे जो हम लोगों ने बात की थी, कुल्थी की बात कर रहे थे हम लोग, हॉर्स ग्राम की बात कर रहे थे ना, तो इसके अंदर ऑयल है, तेल भी नहीं है, और ना स्टार्च है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है प्रोटीन, दिख रहा है, प्रोटीन है। तो जाहिर सी बात है, इससे ना बायोफ्यूल बनेगा ना बायोडीजल, कुछ नहीं बनेगा, ये केवल खाने के लिए काम आएगी। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, चलो देख लेते हैं एक बार कि बायोडीजल और बायोफ्यूल में क्या अंतर होता है फाइनल। तो बायोडीजल इज मेड फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। बायोडीजल की बात करें, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में बायोडीजल के बारे में नहीं पूछा गया है, किसके बारे में पूछा गया, बायोफ्यूल के बारे में। तो बायोडीजल इज मेड फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल, जैसे कि पाम ऑयल, सोयाबीन, कहीं जिस भी चीज से तेल, जिस चीज से तेल निकल सकता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल, एनिमल का फैट, इससे भी बायोडीजल बना सकते हैं। जबकि बायोफ्यूल का कहां से प्राप्त होता है, बायोफ्यूल आर मेड फ्रॉम द कंपोनेंट अदर देन पेट्रोलियम ड्राइव प्रोडक्ट्स सच एज ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट। मनुष्य या जंतुओं से निकला हुआ वेस्ट, अपशिष्ट पदार्थ, लैंडफिल गैसेस, जो कूड़े के ढेर होते हैं उनसे निकलने वाली गैसेस, एग्रीकल्चरल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, इन सब से भी बायोफ्यूल का निर्माण हो सकता है। और साथ ही साथ स्लाइड में लिखा नहीं, ऐसे पौधे जिनमें किसकी मात्रा ज्यादा हो, स्टार्च की मात्रा ज्यादा हो, जैसे कि आपके सामने है ये पौधा, कौन, क्या नाम है, कसावा, आलू, गेहूं, इन सब से भी आप बायो फ्यूल का निर्माण कर सकते हैं। तेल वाले पौधों से क्या निकालेंगे, तेल से निकालेंगे बायोडीजल। द रिसोर्स फॉर बायोफ्यूल प्रोडक्शन आर एबेंडेंट एवरीवेयर। तो जाहिर सी बात है, कौन सी चीज ज्यादा पाई जाती है हमारे इंडिया में, या ऐसे कह लेते हैं कौन सी चीज ज्यादा महंगी है, सरसों ज्यादा महंगी कि आलू ज्यादा महंगा है। तो जाहिर सी बात है, आलू सस्ता है और सरसों महंगी है। तो बायोफ्यूल स्टार्च वाले पौधों से बनता है, बायोफ्यूल किससे बनता है, स्टार्च वाले पौधों से बनता है। तो ये क्या है, दीज आर अबेंडेंट, बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, अबेंडेंट इन एवरीवेयर कंपेयर टू बायोडीजल, क्योंकि बायोडीजल तेल तिलहनी पौधों से बनता है, इसलिए बायोडीजल कम मात्रा में बन सकता है, जबकि बायोफ्यूल ज्यादा मात्रा में। However, compared to fossil fuel production, resources are more available for the both बायोफ्यूल और बायोडीजल। यानी पेट्रोल और डीजल की तुलना में बात करें तो बायोफ्यूल और बायोडीजल के लिए के निर्माण करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं, जो पौधे हैं, जो कच्चा माल है, उसकी मात्रा ज्यादा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्या क्या हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू इंडियाज नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल्स, which of the following can be used as a raw material for the production of, फिर से याद रखिएगा, बायोफ्यूल, कीवर्ड क्या है, बायोफ्यूल, न कि बायोडीजल। यानी कि किसकी बात हो रही है, ऐसे पौधे जिसमें किसकी मात्रा ज्यादा हो, स्टार्च की। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा कसावा, अभी हम लोगों ने देखा, बिल्कुल सही है। डैमेज व्हीट ग्रेन, इसमें भी स्टार्च होता है, जी हाँ ये भी सही है। ग्राउंड नट सीड, इसमें तेल होता है, ठीक है,
जो मूंगफली होती है इसमें तेल निकलता, तो जाहिर सी बात है स्टार्च नहीं होता, ये गलत है। हॉर्स ग्राम, इसमें अभी हमने देखा कुल्थी जिसमें प्रोटीन होता है, ये भी गलत है। रॉटन पोटैटो, आलू, और आलू में भी क्या होता है, स्टार्च होता है, सही है। और शुगर बीट या बीट रूट, इसमें भी स्टार्च प्रचुर मात्रा में पाया जाता है या शुगर्स पाई जाती है, स्टार्च भी मिलता है, ये भी सही है। तो सही जवाब हो जाएगा 1256। तो देखते हैं कहाँ कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1256। ठीक है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज which one of the following statement is best described in the term of social cost of carbon? It is a measure in monetary value of the monetary value। देखो भाई, सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन होती क्या है, इसके बाद इस और इसके ये जो मेजर है किस रूप में, पैसों के रूप में, मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है, आर्थिक मूल्य के रूप में, ये निम्नलिखित में से किसका माप है। पूछ रहा है सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन या कार्बन का सामाजिक मूल्य क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम, क्या होता है पहले हम समझ लेते हैं, पहले तो ऑप्शन ही पढ़ लेते हैं। लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाई अ टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन अ गिवन ईयर। तो प्रदत्त वर्ष में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालिक क्षति का हिंदी में साधारण भाषा में, एक साल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे तो कितना ज्यादा लॉन्ग टर्म, कई सालों में, आने वाले वर्षों में उसकी उसके वजह से कितना नुकसान होगा आर्थिक रूप से। ऑप्शन बी सेज रिक्वायरमेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल फॉर अ कंट्री टू प्रोवाइड गुड एंड सर्विसेज टू इट्स सिटीजन्स बेस्ड ऑन बर्निंग ऑफ दोज फ्यूल। तो कोई देश अगर अपने सिटीजन्स को, अपने देशवासियों को गुड्स यानी कि सामान, ठीक है, वस्तुएं जिसको कहते हैं, वस्तुएं एवं सेवाएं अगर पैदा करना चाहता है तो उसके लिए उसे कितना फॉसिल फ्यूल बर्न करना पड़ेगा, उसकी रिक्वायरमेंट, किसी देश के जीवाश्म ईंधनों की आवश्यकता जिन्हें जलाकर देश अपने नागरिकों को वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, ऑप्शन सी सेज एफर्ट्स पुट इन द क्लाइमेट रिफ्यूजी टू अडॉप्ट टू लिव इन अ न्यू प्लेस। किसी जलवायु शरणार्थी, अच्छा इस साल ये सवाल पूछा जा सकता है पार्लियामेंट में, जवाब इस बार क्लाइमेट रिफ्यूजी की बात आई थी, पढ़ लेना। ठीक है, इस साल इस पर सवाल आ सकता है। भारतीय जो संसद है उसमें क्लाइमेट रिफ्यूजीज के बारे में आप डालिएगा, क्लाइमेट रिफ्यूजी गूगल कर लीजिएगा, क्लाइमेट रिफ्यूजी द हिंदू, और आपको इसके बारे में जवाब मिल जाएगा। क्लाइमेट रिफ्यूजी क्या होते हैं कि देश में क्लाइमेट रिफ्यूजी, जलवायु शरणार्थी। तो हमारा देश है इस वक्त जो है, आज जब ये वीडियो शूट हो रहा है तो अभी भी सुबह न्यूज आई थी कि आसाम के जंगलों में, जंगल नहीं, आसाम में बाढ़ आई हुई है, इस एरिया में बाढ़ आई हुई है। तो इस वजह से जो हमारे देश के आसाम के नागरिक हैं वो आसाम छोड़ के देश के अन्य जगहों पर जाकर बसते हैं, ये क्या है, शरणार्थी है। ठीक है, और ऐसे शरणार्थियों को हम कहते हैं जलवायु शरणार्थी। की जलवायु संबंधित घटनाओं, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स की वजह से किसी देश के अंदर की या किसी देश, एक देश से दूसरे देश में जाने वाली जनता जो है वो रिफ्यूजी बन जाती है, शरणार्थी के रूप में हो जाती है, और उसका पीछे कोई युद्ध वगैरह कारण नहीं है। नॉर्मली शरणार्थी के होने के पीछे कारण क्या होता है, जैसे कि यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध हो रहा है, और यूक्रेन के जो देशवासी, जो उनके नागरिक हैं, वो पोलैंड, हंगरी जैसे ही जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां पर उन्होंने शरण ली है, वो बन गए रिफ्यूजी। यहाँ पे युद्ध की वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे, वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जा रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशंस। ठीक है, तो क्लाइमेट की वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। तो ये जो सवाल, ये जो चीज है इस साल के एग्जाम में पूछी जा सकती है फिर से। ऑप्शन डी सेज कंट्रीब्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन टू द कार्बन फुटप्रिंट ऑन प्लेनेट अर्थ। तो किसी ग्रह पर किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अंशदत्त कार्बन पदचिह्न। कार्बन पदचिह्न का मतलब क्या है कि अगर हम कार चला रहे हैं तो कार चलाने से हम कार्बन एमिशन ज्यादा हो रहा है तो मेरा कार्बन फुटप्रिंट ज्यादा है, और अगर हम कार को छोड़ के साइकिल चलाना शुरू कर दें, साइकिल से हम अपना ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर दें, तो हमारा कार्बन फुटप्रिंट कम हो जाएगा। तो इनमें से क्या चीज होती है सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। तो देखिए सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन जो होती है वो क्या है, चलिए इसको समझते हैं। तो सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन जो बेसिकली दैट इज लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाई अ टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इन अ गिवन ईयर। तो एक साल में अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, तो उसकी वजह से जो डैमेज लॉन्ग टर्म, कैसा शॉर्ट टर्म नहीं, कैसा डैमेज है, लॉन्ग टर्म डैमेज है, लंबे समय अवधि में जो डैमेज होगा उसको हम सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन कहते हैं। ठीक है, जो सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन में अगर देखा जाए तो India's country level social cost of carbon emission was estimated to be highest, that is $86 पर टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लीजिएगा।
पूरे विश्व में भारत ऐसा देश है जिसकी सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन लगभग 6,687.83 है। इसका मतलब जब भारत देश 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है, हमारे देश में जब 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है तो उसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था को 6,687 का नुकसान होता है। ठीक है, ये विश्व में सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसके बाद नंबर 2 पे जो आता है वो अमेरिका है, और अमेरिका को मात्र 48, भारत से कम नुकसान होता है, ये देखो। ठीक है, तो भारत की सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन बहुत ज्यादा है। इट मीन्स दैट इंडियन इकोनॉमी विल लूज 6,687.83 रुपीज बाई एमिटिंग ईच एडिशनल टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हमारे देश को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। इंडिया इज फॉलोड बाय यूएस वेयर इकोनॉमिक डैमेज वुड बी 48 पर टन ऑफ कार्बन। तो वही बात कि अमेरिका के बाद हमारा नंबर 2 है, लेकिन अमेरिका की सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन बहुत कम है, केवल 48, जबकि हमारी कितनी आ रही है, 86। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन आर क्लोज कॉस्टिंग द इंडियन इकोनॉमी अप टू $210 बिलियन एवरी ईयर। तो भारतीय, विश्व की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है, केवल भारत की बात हो रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रतिवर्ष $210 बिलियन का नुकसान हो रहा है। और एक आपका होमवर्क है, गूगल पे जाइएगा और लिखिएगा $210 बिलियन को इंडियन रुपी में जरा कन्वर्ट करिएगा और देखिएगा कितना ज्यादा ये नुकसान हो रहा है। ठीक है, इट्स अ वेरी बिग अमाउंट। अगर भारतीय रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा मात्रा में ये नुकसान है, और ये आपका होमवर्क है, करके देखिएगा कि $210 बिलियन जो है, अगर उसको इंडियन रुपी में कन्वर्ट करते तो कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है हमारे देश को। ठीक है, टॉप 3 कंट्रीज विद मोस्ट टू लूज फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लीजिएगा। और जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले 3 देश हैं, टॉप के 3 देश हैं, उसमें नाम है यूएस, उसके बाद नाम है इंडिया का, चाइना का नाम नहीं है क्योंकि चाइना थोड़ा सा ठंडा देश है, उसको उतना नुकसान नहीं होगा। और तीसरा देश है दैट इज सऊदी अरेबिया। इन 3 देशों को सबसे ज्यादा मात्रा में नुकसान होने वाला है क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से बढ़ेगा टेम्परेचर, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से गेहूं जैसी फसलों पे उत्पादन कम हो जाएगा, नई नई तरह की बीमारियां फैलेंगी, क्योंकि अधिक तापमान और नमी जो है नई तरह की बीमारी है, बैक्टीरिया और वायरस से होने वाले रोगों को फैलाता है। और गर्मी की वजह से जो वर्कर हैं, जो श्रमिक हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता कम हो जाती है। और ये एकदम ज्ञात तथ्य है कि जितने भी गर्म देश हैं विश्व के, वहां पर लोगों की प्रोडक्टिविटी हमेशा कम रही है, क्योंकि वो तापमान की वजह से प्रोडक्टिविटी जो है मनुष्य की घट जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्राजील, तो ब्राजील जैसे कुछ कुछ हालत भारत में होंगी या उससे भी खराब, तो गर्मी की वजह से प्रोडक्टिविटी हट जाएगी। एंड इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन, तो बहुत ज्यादा मात्रा में बारिश होगी, इसकी वजह से जब बारिश होगी तो बाढ़ आएगी, और उसकी वजह से क्या होगा, रिजल्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, यानी कि जो हमारे सड़कें पुल वगैरह हैं सब नष्ट हो जाएंगे। और इसकी वजह से जीडीपी बढ़ेगी कि घटेगी, तो जाहिर सी बात है जीडीपी घटेगी। और ये याद रखिएगा, ये पूरा का पूरा प्रेडिक्शन और रिपोर्ट्स हैं कि इन टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले देशों में एक देश है जिसका नाम है इंडिया, यानी कि भारत। भारत को बहुत ज्यादा मात्रा में नुकसान उठाना पड़ेगा। और जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाएगा, भारत की इकोनॉमी ये कमजोर होगी, इसकी जो ग्रोथ है वो कमजोर होगी, और ये पूरी तरह से ज्ञात फैक्ट, वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट हो गया है। तो इंडिया को चाहिए कोयला वगैरह जलाना थोड़ा सा कम करें, थोड़ा सा क्या, बिल्कुल भी बंद करने की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज और एनी ऑफ द अदर मेनी वेज दैट ह्यूमन सिस्टम गेट इम्पैक्टेड बाय क्लाइमेट कंडीशंस। तो अब बताने की में बिल्कुल इजी है कि सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन क्या है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय अ टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इन अ गिवन मंथ। नहीं, मंथ नहीं होता, ये क्या होता है, ईयर। और ये किस में होती है, दैट इज डॉलर। भारत की कितनी है, आई थिंक 84 या 86, दैट इज 86 डॉलर पर पर टन। 1 टन उत्सर्जित करने में भारत को $86, $86 के आसपास जो है ये नुकसान उठाना पड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंसिडर्ड टू बी प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस ऑफ इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर। इको फ्रेंडली बहुत फेमस टर्म है, और इको फ्रेंडली मतलब पर्यावरण के लिए अनुकूल, जो कि मदर नेचर को नुकसान ना पहुंचाए। देखते 4 ऑप्शन दिए, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, फसल का विविध रूप पर
विविध रूपण, लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन, टेंसियोमीटर यूज और वर्टिकल फार्मिंग। सेलेक्ट अ करेक्ट आंसर गिवन द कोड गिवन बिलो। तो चलो देखते हैं क्या है ये। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, ये दिखाई पड़ रहा है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। एक ही खेत में अलग अलग तरह के पौधे लगा दिए। ये प्लांट नंबर 1 अलग तरह का है, ये दूसरा पौधा ध्यान से देखोगे तो ये अलग टाइप की पत्तियां दिखाई पड़ेंगी। तीसरे नंबर के पौधे की पत्तियां अलग तरह की, यानी अलग किस्म का पौधा है। और ये चौथे नंबर का पौधा अलग तरह का, यानी कि यहाँ पर 4 अलग अलग तरह की, इस खेत में 4 या 5 या उससे भी ज्यादा अलग अलग तरह की फसलों की खेती की जा रही, पौधों की खेती की जा रही। इससे फायदा या नुकसान क्या होता है? फायदा ये होता है कि इससे मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। कुछ नाइट्रोजन वाले पौधे लगा दीजिए, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने वाले, जैसे कि लेग्यूमिनस, लेग्यूम हम कहते हैं दलहनी पौधे। ठीक है, तो दलहनी पौधे जो दाल वाले पौधे हैं, ये जैसे दाल वाला पौधा है, तो इसको लगाने से पृथ्वी में, मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी। नाइट्रोजन की मात्रा ये बढ़ा रहा है। और दूसरा पौधा क्या करेगा, नाइट्रोजन की मात्रा, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करेगा। तो एक एब्जॉर्ब कर रहा है, एक पैदा कर रहा है। इससे क्या है, क्या बना रहेगा, मिट्टी में बैलेंस बना रहेगा। ठीक है, बैलेंस बना रहेगा। किसी पौधे की जो जड़ है, तो ये फायदा है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि एक खेत में एक से ज्यादा तरह के प्रकार के पौधों को उगाना। अब कुछ पौधों की जड़ें ज्यादा गहराई में है, कुछ की पौधों की जड़ें कम गहराई में, तो अलग अलग लेवल से पानी को एब्जॉर्ब करे, तो पानी का उपयोग जो है वो अच्छी तरह से होता है, पानी की खपत कम हो जाती है। एक कीड़ा है जो इस पौधे को खाता है, इस पौधे को नहीं खाता। कीड़े भी अलग अलग पौधों पे ही डिपेंडेंट रहते हैं, हर पौधे को हर कीड़ा नहीं खाता। तो जाहिर सी बात है, कीड़ों की जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी। अगर एक ही जैसा पौधा पूरे के पूरे खेत में लगा है, तो कीड़ों की जनसंख्या क्या होगी, वो पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर जाएगी। ये सब फायदे होते हैं किसके, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से इको फ्रेंडली है, जी हाँ इको फ्रेंडली। दूसरा कह रहा है लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन। तो खेत में अभी जो हम लोगों ने देखा ही है कि अगर खेत में हम दलहनी पौधे लगा देते तो खेत में किसकी मात्रा बढ़ जाती है, नाइट्रोजन की, और इस वजह से हमें अलग से फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये इको फ्रेंडली प्रैक्टिस है, जी हाँ ये भी इको फ्रेंडली प्रैक्टिस है, दोनों प्रैक्टिस इको फ्रेंडली। तीसरा है टेंसियोमीटर यूज। तो चलो देखते हैं टेंसियोमीटर क्या है। तो जो टेंसियोमीटर आपको सामने दिखाई पड़ रहा है, दैट इज टेंसियोमीटर। और टेंसियोमीटर क्या करता है, जो मिट्टी है, जो मृदा है, मृदा में ये पानी की मात्रा जो देखिए, ये दैट इज वाटर, पानी की मात्रा को नापता है। और इसमें क्या करते हैं, ये टेंसियोमीटर सिंपल तरह का उपकरण होता है, पाइप लगा हुआ है, इसमें क्या भरा है, इसमें पानी भरा है, ब्लू कलर से दिखाई पड़ रहा है, ये पानी भरा है। मिट्टी अगर नम होगी तो पानी को कम एब्जॉर्ब करेगी, और अगर मिट्टी कैसी होगी, ड्राई होगी, तो पानी को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी। जब मिट्टी पानी को एब्जॉर्ब करेगी तो इस पाइप से पानी क्या होगा, नीचे की तरफ उतरना शुरू हो जाएगा। देखो धीरे धीरे पानी नीचे उतरने लगेगा। इस वजह से यहाँ पर क्या बनेगा, वैक्यूम बनेगा। और वैक्यूम क्या है, वैक्यूम यानी कि निर्वात बनेगा। और ये रीडिंग किस पर आ जाएगी, मीटर में ये रीडिंग आ जाएगी। अगर मिट्टी में नमी ज्यादा मात्रा में है तो मीटर में रीडिंग वो दिखाई पड़ जाएगी, और आप तुरंत मिट्टी में क्या दे देंगे, पानी दे देंगे। ठीक है, इससे फायदा या नुकसान क्या है? तो मुझे लग रहा है कि मेरे खेत में अब पानी देने की आवश्यकता है। ठीक है, हमें अपने खेत में आज ऐसा फील हो रहा है कि पानी लगाने की जरूरत है। तो हमने पानी अगर बिना नापे लगा दिया तो हो सकता मिट्टी में पानी पहले से मौजूद हो, कोई जरूरत ही नहीं थी। तो टेंसियोमीटर लगाने से हमें मिट्टी में, सॉइल मॉइस्चर या मिट्टी में नमी के बारे में हमें पता लग जाता है। और अगर नमी कम है तभी हम पानी देते हैं। तो जाहिर सी बात है, अननेसेसरी मात्रा में वाटर का लॉस जो है, वो पानी की का जो लॉस है, वो बार बार एक्स्ट्रा मात्रा में पानी देना पड़ता है, उससे हम बच जाते हैं। ठीक है, और पौधों की जड़ें भी वो सड़ती नहीं है। तो टेंसियोमीटर के प्रयोग से हम बहुत ज्यादा मात्रा में पानी की बचत कर सकते हैं। और मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बताया था वर्टिकल फार्मिंग, तो ये आपको दिखाई पड़ रहा है कि पेड़ों को ट्रेस में, इस तरह से पेड़ों या पौधों को ट्रेस में लगाकर इस तरह से सीधे वर्टिकल रूप में लगा दिया जाता है। इसमें सॉइल का प्रयोग, मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता। और इसमें पौधे किसमें उगाए जा रहे हैं, ये पौधे बायोचार जैसे मीडियम्स में उगाए जा रहे हैं। ठीक है, तो बायोचार वाले क्वेश्चन में बताया गया था आपको इसके बारे में। तो देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन सही हो गया, लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन सही होगा, टेंसियोमीटर के प्रयोग से हम मिट्टी में पानी की मात्रा अगर कम हो रही तभी पानी देंगे, उसका हमें पता चल जाता है। तो अननेसेसरी एनर्जी और वाटर खर्च नहीं होता। वर्टिकल फार्मिंग, तो जाहिर सी बात है चारों के चारों जो है वो इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस हैं, इसमें से कोई भी अनइको फ्रेंडली प्रैक्टिस नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जैसे 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस ऑफ इंडियाज डिजर्ट नेशनल पार्क,
इंडियाज डिजर्ट नेशनल पार्क, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं। इट इज स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट, 2 जिलों में फैला हुआ है। देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन, किसी व्यक्ति का घर नहीं है। इट इज, वहां पर किसी व्यक्ति का घर नहीं है। या और तीसरा ऑप्शन करें, इट इज वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ऑल्सो नोन एज सोन चिरैया। ठीक है, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड पक्षी है, उसका यहाँ पे प्राकृतिक आवास है। देखते हैं इसमें से कौन सा कथन सही है। तो पहले देख लेते हैं डिजर्ट नेशनल पार्क कहाँ है। तो डिजर्ट नेशनल पार्क जो है ये आपका कहाँ पड़ता है? ये राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान के 2 जिले हैं। पहला जिला है आपका कौन सा? दैट इज नोन एज जैसलमेर। ये रहा जैसलमेर, और ये रहा इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर है जैसलमेर। और दूसरा है जिला आपका नाम है बाड़मेर। ठीक है, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों के बीच में ये ग्रीन कलर से दिखाई पड़ रहा है, ये है आपका डिजर्ट नेशनल पार्क। ठीक है, दिस इज द डिजर्ट नेशनल पार्क which is present or located between जैसलमेर एंड बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट, और दैट इज ग्रीन इन कलर। ये ग्रीन कलर का दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर एक चिड़िया पाई जाती है, दैट इज नोन एज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। बहुत बार यूपीएससी में पूछा गया है। कैसी है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, बहुत ही ज्यादा इंडेंजर्ड है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एक लिस्ट निकालती है, एक बुक निकालती है जिसका नाम है, कौन सी बुक है? दैट इज रेड डाटा बुक। और रेड डाटा बुक के अनुसार द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ इंडिया। कहाँ पाया जाता है? वाइट, ये आपका जो है, ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये डिजर्ट नेशनल पार्क में पाया जाता है। चलो देख लेते हैं ऑप्शन। अब लगभग लगभग इमेज से हमें आंसर समझ में आ गया है कि क्या होना चाहिए। तो जो आपका डिजर्ट नेशनल पार्क है ये 2 जिलों के बीच में फैला हुआ, तो दिखाई पड़ा, हाँ भाई, जैसलमेर और बाड़मेर 2 जिले हैं, उनके बीच में है। नो ह्यूमन हैबिटेशन इज प्रेजेंट, तो जैसलमेर और बाड़मेर, इस डिजर्ट नेशनल पार्क में बहुत सारे गांव हैं, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, अगर इसके बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जो डिजर्ट नेशनल पार्क है में बहुत सारे गांव है, तो यहाँ पर ह्यूमन हैबिटेशन है। और इट इज वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो अभी भी हम लोगों ने देख ही लिया कि हाँ वहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाया जाता है जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड। सही जवाब 1 and 3 ओनली। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अमंग द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व विच हैज वन हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। तो निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कॉर्बेट, बी रणथंबोर, तीसरा नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, और चौथा ऑप्शन है दैट इज सुंदरबंस। देखिए ऐसा है, पहले तो सवाल करते हैं क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट होता क्या? क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट वो होता है जहां पर, अगर हम बात करें तो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट आर एरिया एस्टेब्लिश ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव एविडेंस दैट सच एरिया आर रिक्वायर्ड टू कीप्ट एज इनवॉल्वेटेड द पर्पस ऑफ टाइगर कंजर्वेशन विदाउट अफेक्टिंग द राइट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स और सच अदर फॉरेस्ट डेवलप। तो वहां पर क्रिटिकल टाइगर रिजर्व जो है ऐसा एरिया जहां पर आप किसका कंजर्वेशन करते हैं? जाहिर सी बात है टाइगर का करते हैं। ठीक है, इसका एरिया काफी बड़ा होता है, लेकिन वहां पर जो शेड्यूल्ड ट्राइब जो आदिवासी होते हैं उनके राइट्स, कैसे राइट? फॉरेस्ट राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट आप नहीं करते। मतलब वहां पर टाइगर जो है उन आदिवासियों के साथ साथ उस जंगल में रहता है और दोनों एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस में रहते हैं, क्योंकि आदिवासियों का भी आपको कंजर्वेशन एक तरह से हो रहा है और टाइगर का भी। ऐसे एरियाज को हम क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? क्वेश्चन ऐसा बनता है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? दैट इज नागार्जुन सागर श्रीशैलम। और यही जो है भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। और यही टाइगर रिजर्व जो है देश का सबसे बड़ा प्रांतिक क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के रूप में जाना जाता है। तो सही जवाब इसका नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। और नागार्जुन सागर श्रीशैलम कहाँ पाया जाता है? ये 2 स्टेट हैं, एक स्टेट है तेलंगाना और दूसरा है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में नालगोंडा और महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर ये एरिया में पाया जाता है। दैट इज द इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। इट इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन द कंट्री। और एरिया याद करने की जरूरत नहीं, लगभग लगभग मोटा मोटा याद करें 3,500 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है इस टाइगर रिजर्व का। साउथ इंडिया का बड़ा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और ये क्रिटिकल टाइगर रिजर्व में आता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दोनों ही स्टेट्स में ये फैला हुआ है। इसी के साथ ये स्लाइड जो है यहाँ पर आकर समाप्त हुई।
तो आगे चलते हैं हम लोग। अब आज के लिए इतना ही, और बाकी मुलाकात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।